बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज सबसे अहम आगाज़ की खबर ये आपके साथ शेयर करेंगे। जापानी हुकूमत का एक ऐसा इकदाम है। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ मसले होते हैं। किसी की आबादी कम हो रही है तो उसे किसी की आबादी बढ़ रही है, किसी की बढ़ रही है तो उसको इसकी भी परेशानी। खैर, जापानी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया जी, तेज़ी से कम होती शरह पैदाइश के नज़र एक इनकलाबी इकदाम, और वो ये है कि अप्रैल 2026 से ज़चगी के तमाम अखराजात अब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। और इस पॉलिसी का मकसद ना सिर्फ नई नस्ल की पैदाइश को फ़रोग देना है, बल्कि उन ख़ानदानों की माली मुश्किलात को कम करना है जो बच्चों के पैदाइश के अखराजात की वजह से खासे परेशान नजर आते हैं। हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त जापान में बच्चे की पैदाइश पर तकरीबन 5 लाख यन यानी कि तकरीबन 3200 अमरीकी डॉलर्स खर्चा आता है, जो कि ज़्यादातर ख़ानदानों की इतनी कैपेसिटी नहीं है वो माली बोझ बर्दाश्त कर सकें। इसलिए नई पॉलिसियों में अस्पताल के अखराजात हैं, डॉक्टरी मुआयना है, नर्सिंग और बुनियादी जो दीगर सहूलियात हैं उनमें मुआवनत फराहम की जाएगी। तो एक खुश आइंद इकदाम है जापान के लिए, क्योंकि आबादी बहुत कम हो गई थी और जो बूढ़े अफराद थे उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। जी हाँ, और ये फैसला एक ऐसे वक्त में नाज़रीन सामने आया है जब जापान को आबादी में कमी, उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद और नौजवान नस्ल के शादी और बच्चों से दूर रहने जैसे चैलेंजेस का सामना है। लेकिन फ़र्ज़ करें इंशाअल्लाह अगर ये ऑफ़र हुकूमत पाकिस्तान कर दे सामने अवाम के तो अभी जो 26 करोड़ है ना, आप ये मेरे ख्याल में एक साल में डबल हो जाएगी। डबल नहीं, ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को और कोई काम रहना ही नहीं है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इस ऑफर से फायदा उठाने के लिए तो आपको जापान करना होगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई आसार नहीं है हुकूमत पाकिस्तान ऐसी के ऑफर आपको देने। हुकूमत पाकिस्तान पहले ये बढ़ती हुई आबादी से इतनी तंग है, क्योंकि जो सहूलियात है वो हम नहीं कर पा रहे। आवाम को, हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, उनको तिबी सहूलियात जो है उस तरह से मुयसर नहीं है। लेकिन हर मुल्क के जैसा जुनैद कहते हैं यही मसाइल है। 2 बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, इस तरह के स्लोगन चलाए जाते हैं। किसी तरह से लोगों को कायल किया जा सके, पेरेंट्स को कायल किया जा सके, फैमिली की आबादी ना बढ़ाई जाए, फलाही मरकज़ बनाए जाते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो जाए। लेकिन बहरहाल अगर आप अच्छी तरबियत कर सकते हैं, अच्छी नशोनुमा कर सकते हैं तो आप जितने मर्जी बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ और सोच समझ के। बहरहाल ये जापान का अच्छा इनिशिएटिव था, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और टॉप 5 स्टोरीज आपके साथ शामिल करते हैं जो कि आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सबसे पहली स्टोरी होगी हमारी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर में मौजूद हैं। ये उनके दौरे का दूसरा पहलू है, दूसरा फेज़ है जिसके अंदर वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। इस पर, इनके दौरे पर भी तफसील से बात की जाएगी। जी हाँ, और फिर बात करेंगे सिंतास मुआहिदे की। ये मुअत्तल नहीं किया गया, तकनीकी तौर पर आर्जी इल्तिवा का शिकार है। सदर अजय बंगा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है जो कि बिल्कुल सच पर मबनी है। आलमी बैंक के ये सदर हैं और बहुत ही माकूल बात कर रहे हैं। जो फैक्ट्स इन्होंने बताया ये मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं एक साइड पे कोई फरीक इसको मुअत्तल कर दे, या तो कोई नया मुआहिदा आएगा, या फिर ये मुआहिदा जो है, जो ऑलरेडी ये सिंतास मुआहिदा है या इंडस वाटर ट्रीटी है, इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ये लाजिम व मुलजूम है। तो इस पर तफसील से आज बात भी करेंगे और इसका जायजा भी लेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे मुल्क भर में गर्मी की दस्तक, दर्जाए हरारत में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है और गर्मी से किस तरह से बचा जाए, गर्मी की शिद्दत क्या रहने वाली है इस सीजन में, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और हाइपरटेंशन क्या है जनाब, कैसे इससे बचा जाए, क्या क्या मुहर्रकात होते हैं हाइपरटेंशन के, किन वजूहात की बिना पे आपको लाहक हो जाता है, और फिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है, वो क्या क्या इकदाम हो सकते हैं, इसका भी जायजा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे PSL 10 में इंटरनेशनल प्लेयर्स की वापसी। वार्नर के बाद हयल्स ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। कितना खुशाइंद है, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आएंगे तो PSL की रौनक जो है वो बहाल हो जाएगी। इस पर तफसील से बात होगी। सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। सिंतास मुआहिदा जो कि मुअत्तल किया गया भारत की जानिब से, और जैसे ही हमने देखा कि पहलगाम का वाक़या पेश आया, उसको जवाज़ बनाते हुए सिंतास मुआहिदे को सबसे पहले मुअत्तल किया गया, जो कि 26 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की लाइफ लाइन है। और सबसे पहले इसकी मुअत्तली के बाद मोदी सरकार से सवाल बनता था पूरी दुनिया का, हम तो पूछ ही रहे हैं कि दहशतगर्दी के साथ सिंतास मुआहिदे का क्या ताल्लुक है। वो ये धमकी दे रहे हैं कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता।
तो पाकिस्तान के ऊपर जब हमले किए गए उसमें भी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया, तो वो इस दरपे पे थे कि किसी तरीके से इस मुआहदे को मुअत्तल किया जाए, उसके लिए बहाना एक तराशा और फिर उसके ऊपर अमल दरामद, लेकिन कामयाब होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि आलमी दुनिया भी ये देख रही है कि किस तरह से भारत का भोंडा मजाक जिस तरह से उन्होंने एक फिल्म पिक्चराइज की और फिर उसके बाद वो उसमें नाकाम हो गए। बहरहाल हम सिंतास मुआहदे की तरफ आते हैं और ये गीदड़ भभकियां हैं या फिर वाकई सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया जा रहा है। जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक इंटरपोर्टर कमिश्नर हैं, आपको वेलकम कहेंगे जमात अली शाह साहब। ये जो यकतरफा भारत ने आबी जाहरियत की है, हम बयान भी चला रहे थे वर्ल्ड बैंक के सदर का, वो कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया, तकनीकी तौर पर आर्जी अल्तवा का शिकार है। तो क्या कोई एक फरीक ये पॉसिबल है कि इसको मुअत्तल कर दे, और क्या कैपेसिटी भी है भारत के पास इस पानी को रोकने की? बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुनैद साहब। अजय बंगा साहब ने जो अब कहा है कि मायदा जो है ये ट्रीटी की कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत इसको मुअत्तल किया जा सके, और ये फैक्ट है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ये कह देना कि हेल्ड इन ओबेंस है, पहले तो उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद टेक्निकल मिनिस्ट्री से लेटर भी इशू हो गया। तो हमें तो इसको सीरियस लेना चाहिए जी, क्योंकि ये किसी पॉलिटिशियन, एमपीए, एमएनए, वहाँ एमपी का ये कहना नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है इसका ऐलान किया था। तो लिहाजा ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है, तो पाकिस्तान को ये चाहिए है कि वर्ल्ड बैंक को ये उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ने जो ऐलान किया है, इनको वहां पर चैलेंज करना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया है, व्हाट डज इट मीन। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये आर्जी तौर पर मुअत्तली है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कौन से टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से सिंतास मुआहदे को आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करना पड़ा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले तो कोई इस तरह का टेक्निकल इशू नहीं था इस मुआहदे के अंदर या पानी के पाकिस्तान आने के अंदर, लेकिन जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ उसको जवाब बनाते हुए वेरी नेक्स्ट आवर पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे को मुअत्तल करने की खबरें सामने आने लगी और उसके बाद कर भी दिया गया। गो कि भारत के पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है, और ये जो जवाब अब गढ़ा गया है वो क्या ये दुरुस्त है कि तकनीकी खराबी की वजह से, किसी मसले की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है? देखिए जी, तकनीकी अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता तो उसमें तो टीटी में मैकेनिज्म दिए गए हैं कि कोई भी इशू है वो कमीशन लेवल पर डिस्कस होगा, यानी कि दोनों कमिश्नर, अगर वो मसला हल नहीं होता तो दोनों गवर्नमेंट्स भी आपस में बैठ सकती हैं। अगर दोनों गवर्नमेंट्स हल नहीं कर सकती तो कोई भी पार्टी जो है ये वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है कि टेक्निकल इशू के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दे, और अगर लीगल इशू है तो वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट की जा सकती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दे। और ये कह देना कि विदाउट एनी रीजन कि पहलगाम या उड़ी या कहीं भी कोई चीज हो जाए और पानी जो है वो बंद कर दिया जाए। और आपको याद होगा कि जो है ये 1948 में क्या हुआ था जी, उस वक्त भी इन्होंने पानी बंद कर दिया था। तो ये इनका एक वतीरा जो है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं जमात अली शाह साहब, ये कोशिश तो भारत के पहले दिन से रोज़े अव्वल से जारी है। मोदी सरकार के बाद इसमें शिद्दत आ गई। वर्ल्ड बैंक का जो मौक़िफ़ सामने आया वो कह रहे हैं कि हम सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं, मसालियत का नहीं, सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकते। तो फिर कौन इसमें किरदार अदा करेगा? गुज़श्ता रोज़ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरमला कह दिया है कि ये वॉर ऑफ एक्ट करार दिया जाएगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, और फिर उन्होंने भी कहा कि फिर खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ये फिर हल कौन निकालेगा? किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाएगा अमल दरामद को? मोहम्मद जुनैद साहब, गुजारिश मेरी ये है कि एक तो एंडेवर ये है कि वर्ल्ड बैंक को तो हम उसके साथ प्रोसीड करें इशू को, और दूसरी जो एक विंडो ओपन हुई है वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सीज फायर करवाई है, और सीज फायर के अंदर जी जमात अली शाह इशू चल रहे थे। जी जी ठीक, यानी कि उसमें ये पानी का इशू भी था जी। अब ये एक बड़ा नाजुक मरहला है मोहम्मद जुनैद साहब, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी कि ये जो विंडो ओपन हुई है इसको हमने किस तरह कैश कराना है, इसमें हमने पेशबंदी क्या करनी है, और इंडिया से
हमने अपनी बात खासकर सिंध ताश मायदा पे कैसे मनवानी है कि वो हेल्ड इन अबेंस का जो लेटर है वो विदड्रॉ करे, क्योंकि हेल्ड अबेंस अभी जो आप फरमा रही थी इशाल साहिबा, अभी जो सिस्टम या मैकेनिज्म अंडर दी टीटी चल रहे हैं, फर्ज करें आप इसको छोड़ दें कि पानी अभी बंद होगा कि नहीं, उसमें इंडिया जो नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो परमिशन देते हैं, उसका डिजाइन देते हैं, हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसके बाद उसका रेजोल्यूशन होता है मुख्तलिफ लेवल पर। अगर वो हमें डाटा ही नहीं देगा, हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा नए प्रोजेक्ट्स की, और वो बिल्कुल ट्रीटी सही। वायलेटिव हो, तो उनको तो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी तो उनको मिल गई। दुरुस्त। दूसरा, हमारे दो इश्यूज जो हैं अभी, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है, ये बंगा साहब के पास ही है, उन्होंने ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनवाई थी, और दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास है। इसका मतलब है अगर हेल्ड इन अबेंस है तो ये दोनों प्रोसेस वहां पर सस्पेंड हो और इस जाएंगे या तरह से रुक तो जाएंगे। जमात अली शाह साहब तो कशीदगी पाकिस्तान बरकरार रहेगी। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती अमूर भी मौजूद हैं, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल भारत की तरफ से कशीदगी ख़त्म करने की बजाय मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है उसको, और अगर सिंतास मुआहिदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा जाता है कि सिंतास मुआहिदा बहाल नहीं किया जाएगा और खून और पानी एक ही तरह से नहीं बह सकते हैं, तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है भारत ने कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये तो कशीदगी को हवा देने वाली बात हो गई, और इस तरह से पूरे खित्ते की सलामती कंप्रोमाइज़ हो रही है। क्या समझते हैं अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिंतास मुआहिदे को लेकर आलमी बैंक का भी बयान सामने आ गया कि वो एक सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकते, अब वो सिर्फ और सिर्फ बीच में सिंतास मुआहिदे के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो समझते हैं कि इससे कशीदगी बढ़ेगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि देखिए, जो बयानात और जो टोन भारत की तरफ से आपको सुनाई दे रही है, उसकी दो वजूहात हैं और उसको समझना ज़रूरी है ताकि हम हकीकत पसंदाना अंदाज में मामले को देख सकें और भारत से डील कर सकें। देखें, फ़ौजी डोमेन में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी जो है उनको इबरतनाक शिकस्त दी है। तो अब इसके असरात जो है सिफारती और सियासी जो भारत की सिचुएशन है उस पर बड़े गहरे और दूररस मुरतब हो रहे हैं। जी। तो मोदी साहब जो बातें कर रहे हैं वो मजबूरी है, उनकी सियासी मजबूरी है, वो उनकी कोई पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं है। वो उनकी मजबूरी है कि जनाब वो अपने अवाम के सामने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करके वो पीछे ट्यूबें खड़ी करके S-400 की जी। बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसका रडार और उसकी जो दूसरा कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। तो उनको इस तरह के ड्रामे जो करने पड़ रहे हैं, तो क्या उनकी फौज और अवाम को ये बात पता नहीं है कि उनकी लीडरशिप को ड्रामे करने पड़ रहे हैं? दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये है कि सिफारती सतह पे मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि भारत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का शायद इससे पहले सामना कभी नहीं करना पड़ा पाकिस्तान के साथ। 3 बातें हैं। नंबर 1, मैं अभी सुन रहा था उनके जो साबिक हमारे यहाँ हाई कमिश्नर भी रहे हैं, RCA राघवान साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं नवतेज सरना साहब, वो बड़े तशवीश में मुब्तला हैं कि इस जारहियत की नाकाम कोशिश के नतीजे में भारत जो है अब वो अपने आप को तो एक वर्ल्ड पावर समझता था, अब उसको दोबारा पाकिस्तान की बराबरी पे दुनिया डील कर रही है। भाई जब जी। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की सारे आपको आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मसले हल करें, तो हमें तो मतलब भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया, तो उनको उस पर बड़ी मिर्चें लग रही हैं। दूसरी बात उनके लिए बहुत बड़ा शौक ये है कि देखें, चीन को आलमी सतह पे कंटेन करने में भारत को ये गलत फहमी थी कि मैं तो अमेरिका का हरावल दस्ता हूँ, मेरे से ये ज्यादा सही कह रहे important तो हैं मुल्क ही कोई सैयद नहीं मोहम्मद है। अली साहब। वो जो एक शर्मिंदगी है, फेस सेविंग है, वो कहीं से भी मोदी सरकार को दिख नहीं रही, और इसी बौखलाहट में ये खदशा है कि कोई और मिस एडवेंचर ना कर दें। एक जो वो जारहाना इकदाम या जारहियत, वो आबी जारहियत की सूरत में दिखा चुके हैं, इस पे आपके ख्याल में हमें इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए? बयान तो दे दिया और बहुत ही संजीदा बयान दे दिया कि इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा, 26 करोड़ आवाम की ज़िंदगी को अब दाव पर नहीं लगा सकते, लेकिन हमें क्या कुछ करना होगा सिफारती सतह पे भी, और क्या किसी को कहना होगा? कोई आप आइए इसमें मसालियत का किरदार अदा कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैं सिफारती डोमेन में ही बात कर रहा हूँ। पहले इस सिचुएशन को आप समझ लें कि सिफारती सतह पे भारत बहुत ज़बरदस्त इस वक्त शर्मिंदगी का और नदामत का शिकार है, और उस पर सिर्फ अमेरिका का या आलमी बैंक का दबाव नहीं है, उस पर पूरी आलमी बरादरी का दबाव है। उन तमाम
का दबाव है, जिनके सामने वो शर्मिंदा है, जिनके मशवरे को उसने नहीं माना कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत ना की जाए। अब वो उनको क्या मुंह दिखाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जनाब पूरा जो आलमी निज़ाम अमेरिका बचाना चाह रहा है चीन से, तो उसके लिए भारत समझता था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, और अमेरिका उल्टा भारत पे दबाव डाल रहा है कि आप जंग खत्म करें, बजाय ये कि वो पाकिस्तान की मजम्मत करे, इल्जाम लगाए और भारत को सपोर्ट करे। तो भारत जो है बहुत हैरान है कि मैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूं अमेरिका का पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ, और आप मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे धमका रहे हैं, मुझ पे दबाव डाल रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि जनाब मैं आपके साथ ट्रेड खत्म कर दूंगा। दूसरी बात, क्वाड के अंदर चीन वो के खिलाफ अगेन जो एक अलायंस है, उसमें जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, इन सब ने जो है न्यूट्रलिटी इख्तियार की है। तो भारत इस वक्त दुनिया में सिफारती सतह पे तनहा है। तो अब हमें इस मौके का फायदा कैसे उठाना है? हमें इसका 3 एतबार से उठाना है। नंबर 1 ये कि हमने मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में चलना है। बायलैटरल में वो आपको इग्नोर भी करता है, स्नब भी करता है, कॉम्प्लिकेट करता है, टाइम जाया करता है। हमें एडवांटेज इस जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, मल्टीलैटरल फोरम में जाने की जरूरत है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या फिर जो है, अच्छा, फिर अमेरिका की मसालियत बहुत अच्छी है। हमें कोई भी मुल्क मसालियत करना चाहे उसको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बात दरअसल ये है कि भारत इस वक्त कोई खुशी से और मसले को हल करने की ख्वाहिश से या कश्मीरियों के दर्द में जो है वो इस मजबूरन करेगा, बिल्कुल ठीक है। वो मजबूरन राजी हुआ है। तो जितना ज्यादा बैनुल अक़वामी बिरादरी आपके साथ खड़ी होगी, उतना ज्यादा जो है उनके ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, परेशानी भी बढ़ेगी। मोहम्मद अली साहब, इस वक्त भारत को पता तो चल चुका है, भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, और जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि तारीखी सुबकी का सामना करना पड़ा। इससे पहले कभी भारत को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा था, और वो भी इस लेवल पर जाकर, और ऑलरेडी भारत आइसोलेट हो चुका है। हमारी सफारती कामयाबी यकीनी तौर पर यह है भी कि हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का असल चेहरा क्या था और पाकिस्तान का ट्रांस क्या था। पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद था, और आखिर तक पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई छेड़खानी ना की जाए या किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया जाए। लेकिन भारत के नाबाज आने के बाद मजबूरन पाकिस्तान को इसमें कूदना पड़ा और इस जंग में उतरना पड़ा। लेकिन सूरत हाल अभी भी वहीं पर खड़ी है। हम देख रहे हैं कि सीज फायर हो जाने के बाद भी इस तरह के बयान, और बेशक आप ये सही कह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए भारत को अपने लोगों को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं है, ये इस तरह के बयानबाजी देनी पड़ रही है। अमेरिका के बीच में कूद जाने के बाद भी, सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार होने के बावजूद भी भारत के इस तरह के बयान को क्या आप समझते हैं हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए? और फिर हमारे वज़ीर आज़म का बयान जो सामने आया वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रेड लाइन है पानी, और इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसको बंद करने का अगर सोचा गया तो जवाब जो है वो फिर उसी तरह से दिया जाएगा, और भारत को खबरदार कर रहे हैं वो इसके ऊपर। समझते हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, क्योंकि अब तो अमेरिका बीच में आ चुका है अल्टीमेटली, तो क्या भारत को इस तरह की जवाब, इस तरह की बयानबाजी देनी चाहिए? देखिए, दोनों जो वज़ीर आज़म के बयान में फ़र्क और उनके मकासद फ़र्क हैं। पहली बात, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो अपनी खजालत और शर्मिंदगी छुपाने के लिए उनकी एक सियासी मजबूरी है इस तरह की बयानबाजी मोदी साहब की, और आलमी सतह पे वो इंतहाई परेशान है क्योंकि वो आइसोलेट हो गए हैं। इस वजह से उनका सारा असर और रसूख ख़त्म हो गया है, और उनके जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उल्टा उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो न सिर्फ उसूली है, कानूनी है, अखलाकी है, और वो सही साबित हो रहा है। दोनों मामलात जो हैं, चाहे पहलगाम का वाक़या हो तो हमने कहा जी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो भारत के पास इसका भी जवाब नहीं है। दूसरी तरफ ये कि आप आलमी क़वानीन और ट्रीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप गैर कानूनी काम ना करें, तो कोई भी दुनिया का मुल्क भारत को उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बात दरअसल ये, भारत ने अपनी गलत और गैर जिम्मेदाराना पोजीशन की वजह से खुद अपने आप को तनहा कर लिया है। अब हमने तो ये कहा जाए कि किसानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है, सिर्फ मोदी साहब की हालत वही हो गई है। जमात अली शाह साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। जमात अली शाह साहब, आपके ख्याल में एक तो इस मामले को, इस पानी के मुद्दे को किस फोरम पे उठाया जाना सबसे ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है? दूसरा, हमें होमवर्क क्या क्या करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भारत ने इस काम को आगाज़ कर दिया है, उसने काम शुरू कर दिया है कि उसने स्टोरेज को कैसे यकीनी बनाना है अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। हमें उसके काउंटर के लिए क्या कुछ करना होगा और किस फोरम पे इस मुद्दे को अभी उठाया जाए? देखिए जी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दौरान 8 जो इश्यूज थे वो कंपोजिट डायलॉग में इंडिया से हम डिस्कस करते रहे, जिसमें बूलर बैराज भी था, सर क्रीक भी था, सियाचिन भी था, टेट भी था, और एक मसला भी हल नहीं हुआ।
और उसके बाद वो डेड लॉक हो गया 8 के 8 पॉइंट पे। तो मैं समझता हूँ कि जो वाटर इश्यूज है, अगर हमने इसको डाल दिया कि मीटिंग में इसको लेकर चलते रहें, तो वो कैन नॉट अफोर्ड। क्या हम अभी जो मानसून आने वाला है, इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें डाटा इंडिया देता था फ्लड्स की, अगर वो हमारे पास नहीं आती तो हाउ वुड बी एबल टू हम अपनी जो है एडवांस इंफॉर्मेशन लेकर कैसे अपनी लाइव्स और प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। हम किस तरह जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, हम वहां पर विजिट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये सबसे जो इशू है कि ये इमीडिएट विड्रॉल बाय इंडिया, जो उन्होंने लेटर एक जो है इशू किया है, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए कि जी इस इशू के लिए हम हालत जंग में हैं, क्योंकि हमने ये बता दिया कि हमारी बॉटम लाइन या ये जो एक लिमिट है, ये हमारी इंडस वाटर टीटी है। हमारे पास आ जाकर 3 दरिया तो रह गए हैं, और ये तीनों दरिया पर अगर 4-6 महीने साल जो है हम बातें ही करते रहेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। तो यकीनी तौर पर 26 करोड़ अवाम इससे सफर करेगी। जमातुल शाह साहब, और इस वक्त तो चावलों की फसल की बोने का वक्त आ चुका है और पानी की अशद जरूरत है। जिस तरह से बारिशें भी कम हो रही हैं, अगर पानी भारत नहीं छोड़ता। जी फरमाइए। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं अंडर द टीटी, उनको बुरुए लाई है, ठीक का जवाब खत में दे दिया होगा, है उनको प्रोवोक करना बहुत जरूरी है। और अगर ये मुनासिब समझे पेशबदी जो आपने फरमाया है, पेशबदी यही है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं। अगर हमारा लॉन्ग टाइम के 25 करोड़ लोग यहाँ पर आबाद हैं, तो ये इसी तरह ये ICJ का भी जो है ये देखना चाहिए, उसमें हमें क्या फिजाई मिल सकती है। फिर मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ, जो विंडो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, इसको यूटिलाइज करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं। जाते जाते सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी राय क्या है? अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए इस सिनेरियो में? देखें, 3 स्टेप्स हैं। पहली बात ये कि मैक्सिमम, मैंने जिस तरह कहा, भारत बायलैटरल लेवल पे हमेशा हमें कमज़ोर और तनहा करना चाहता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो तनहा है, तो हमें तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल बरादरी की मदद से उसको मज़ीद तनहा भी करना चाहिए, दबाव पे भी डालना चाहिए, वीकनेस पे उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, UN सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हमें एक और इजलास बुलाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मामला है, ये खित्ता एटमी जंग का मुतहमिल नहीं हो सकता। इसलिए इंटरनेशनल बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो उसमें अपना रोल प्ले करे और भारत को मजबूर करे कि वो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, खुसूसन इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिस्पेक्ट करे। दूसरी बात, हमें पैरेलल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्लोबोदान मिलोसेविच और नेतन्याहू के खिलाफ किया गया था। और तीसरी चीज कि हमें ये बता देना चाहिए कि हम तमाम कानूनी और सफारती जवाबित इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ये इन्होंने हमारे कौमी मफादात, कौमी सलामती के तकाजे पूरे ना हुए, तो हम अपने एलिमेंट ऑफ हर नेशनल पावर को इस्तेमाल करने का बिल्कुल दुरुस्त। और इसको वॉर ऑफ एक्ट कंसीडर किया जा रहा है ऑलरेडी। यकीनी तौर पर जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं, इनके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है और हमारी गवर्नमेंट और हमारे तमाम फोरम्स जो है वो इस पर काम कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती मौजूद थे। जमात अली शाह साहब, साबिक इंडस वाटर कमिश्नर, भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं, कहाँ से होके कहाँ पहुँचे हैं, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरी मुद्दत सदारत के अंदर, जो अब तक उनका सबसे किसी बड़े मुल्क का दौरा है, वो रुख किया उन्होंने मशरक़ वस्ता का। पहले वो पहुंचे सऊदी अरब और वहाँ पे भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जिसमें MBS भी मौजूद थे। एक तो उन्होंने दाद समेटी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को ख़त्म कराने की। उन्होंने कहा कि ट्रेड करें आप एक दूसरे में, जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का आप तबादला नहीं करना आपने, बल्कि ट्रेड का आपने तबादला करना है। साथ में उन्होंने कुछ सीरिया को रिलीफ दिया है टैरिफ्स के हवाले से,
और उन्होंने कहा कि ये मैं प्रिंस के लिए कर रहा हूँ। साथ में उन्होंने एक मुतालबा भी कर दिया अब्राहम अकॉर्ड पे अमल करने का, यानी कि इसराइल को तस्लीम करने का। तो और क्या कुछ हो सकता है इस दौरे को लेके? जी हाँ, ये यकीनी तौर पे मुस्लिम उम्मा को ये मुतालबा खटक रहा है, लेकिन और क्या कुछ हो सकता है? लेकिन इस मुतालबे की मद में और बहुत कुछ मुस्लिम उम्मा भी मनवा सकती है, जिस तरह से फ़लस्तीन की एक यकीनी तौर पर अलहदा हैसियत के तौर पर उसे तस्लीम किया जाना और फ़लस्तीन के अवाम के लिए इस वक्त रिलीफ हासिल कर पाना, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से गज़ा की सूरत हाल है उसको यकीनी तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम उम्मा इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं खत्ते के अंदर, तो यकीनी तौर पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा भी है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा तस्वुर किया जा रहा है और फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहला दौरा और सबसे बड़ा दौरा के लिए जो खित्ता चुना है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। क्या समझते हैं मुस्लिम उम्मा को अब क्या किरदार अदा करना होगा? वैसे तो उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा एक बिजनेसमैन है, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका फोकस भी यही है कि वो किसी ना किसी तरीके से हर मुल्क के साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक जो तजारती कारोबारी जो उनके मफादात हैं वो हासिल कर पाएँ। आप समझते हैं कि ये मौका दुरुस्त साबित होगा अगर गज़ा का मामला उठाया जाता है, फ़लस्तीन का मामला उठाया जाता है? ज़ाहिरन तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी नोबेल प्राइज़ की कैंडिडेट बन सकते हैं इन जो अवर्चर्स की वजह से, और जो इस वक्त उनके नज़र आ रहे हैं जो कोशिशें और काविशें। लेकिन बातनन इसमें अभी जियोपॉलिटिकल खदोखाल में बहुत सारे तग़य्युरात भी आ रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल जो मंजरनामा है जो इस वक्त चल रहा है, महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टेन्योर में उसमें कुछ तब्दीली भी आ सकती है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने जिक्र किया आपने इंट्रो में भी फ़लस्तीन का, कश्मीर का डोनाल्ड ट्रंप उसमें जिक्र कर चुके हैं। गाज़ा का अपने तकरीर में उन्होंने सऊदी अरब में कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का उन्होंने जिक्र कर दिया वहाँ। अब रह गया चाइना की जो कंटेनमेंट वाला मामला है, जिसकी वजह से इंडिया चौधरी बना हुआ है इस पूरे इलाके का। उसको जो नज़र आ रहा है कि इंडिया की इस वक्त वो ख्वाहिशात और वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई कि अमेरिका जो बात इंडिया कहेगा उसको दोहरा देगा, उसको अमेरिका का सदर भी और उनका साथ हर लिहाज से देगा। लेकिन आप देखें कि अरसे दराज के बाद पाकिस्तान और इंडिया को अब तकरीबन एक तराजू में तोला जा रहा है, बराबर बराबर के लिहाज से। कभी भी ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। तो इन तमाम कंटूर को अगर जहन में रखें तो महसूस होता है, और फिर जो चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया 3 दिन पहले उनका स्विट्जरलैंड में, अमेरिका का और चाइना का, तो उससे महसूस होता है कि शायद कोई एडजस्टमेंट आए चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में। लेकिन वो ट्रेड की तरफ ज़्यादा गालिब रहेगा, मिलिट्री की तरफ तो अपनी ताकतों को बढ़ाते रहेंगे दोनों फरीक, चाइना भी और अमेरिका भी। लेकिन अमेरिका फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री माइट है, पूरी दुनिया का सबसे कवी मुल्क है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट सदर, सबसे ताकतवर सदर अगर दुनिया का ये बातें कर रहा है तो जाहिर है उसे फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी की एडजस्टमेंट के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रीअलाइन करके उस लिहाज से अपनी कोशिशों को जारी। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपने मफादात के तहत फैसले भी कर रहा है, उसका इजहार भी कर रहा है बरमला। मुस्लिम दुनिया को, ख़ासतौर पे अरब वर्ल्ड को, जिन 3 अहम ममालिक के अंदर उन्होंने विज़िट करना है, एक के अंदर कर चुके हैं, दूसरे के अंदर मौजूद हैं कतर में, फिर यूएई भी जाएंगे। ये कितना अहम अपॉर्चुनिटी है, अहम मौका है कि हम भी अपनी कंडीशंस रखें, हम अपने मफादात को, अपने दूरस जो एजेंडाज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने मुतालबात सामने रखें और उनको बताएं कि जी हमारी ख्वाहिश भी है अगर इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाना है तो। नहीं, जो उनके अहदाफ हैं अमेरिका के, और ज़ाहिर है उनके अहदाफ में इजराइल भी के ख्वाहिशात भी शामिल है। लेकिन आपने देखा होगा कि इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, जिस तरह पहले जो बाइडन के ज़माने में दंदनाते फिरते थे, अब हालांकि उनको लिफ्ट तो मिली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है जोइश लॉबी का, बहुत बड़ा जो इजरायली लॉबी का, उस पर किताब भी है। इजरायली लॉबी का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अपने अंदाज के शख्सियत हैं, तो उन्होंने अपनी भारी भरकम शख्सियत को
थोड़ा आगे हावी करते हुए कुछ फैसले वो खुद भी कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के लिहाज से। मिसाल के तौर पर ईरान से दोस्ती का उन्होंने किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने वही अल्फाज पहले वाले दोहराए हैं कि हम तो दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की आर्मी देखें सबसे कुव्वत वाली आर्मी है और मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ये बड़े पुरअमन तरीके से हो जाए, दिस वे आर दैट वे इट शुड बी रिजॉल्व। तो इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं उसमें महसूस होता है कि बिल्कुल ठीक ईरान कह को रहे हैं अगर आप कोई रिलीफ दिया। डॉक्टर जमील साहब, जी आपने तो आगाज़ में ही कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन नोबेल इनाम के लिए भी अब तो उनका नाम जो है वो जा रहा है और वो इसके भी मुस्तहिक ठहरे हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसे ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो गज़ा के अंदर बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उनके ऊपर जो जंग तारी की गई है और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो बच रहे हैं उनको तिबी इमदाद फ्राहम नहीं होने दी जा रही है, उनको खाने पीने की सहूलियात फ्राहम नहीं होने दी जा रही है। तो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर खामोश हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, कोई किरदार उनका इसमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी वो अमन का नोबेल इनाम हासिल कर पाएंगे इस सिचुएशन के अंदर भी? क्या उन्हें नहीं इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए? नहीं, जो बाकी मोटी मोटी बातें हैं उस पर तो उनका तवज्जो चली गई और उस पर वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा का मामला जो है वो ग्रेटर इजराइल से जुड़ा हुआ है और वो वही एक रेजिस्टेंस है जिसमें कि और भी टेरिटरीज आ जाती हैं इसके गल्फ कंट्रीज की और मिडल ईस्ट की। वो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि जाहिर है इजराइल इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल, ये उनके काबरीन कह चुके हैं। तो उनका जितना एक मरबूत और मजबूत एक रिश्ता है और एक नेटवर्क विद इन दी कांग्रेस है, तो उसको इतनी आसानी से नहीं। अब रहा सवाल गजा का, आगे जो इशारे मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि गजा की अमेरिका सुओ मोटो अपना एक वहाँ पियर बना रहा है। मतलब ये है कि पोर्ट पर एक अपना अलहदा बना रहा है उसको अपने जहाज़ों को खड़ा करने के लिए, जो कि रिलीफ लेके आ रहा है। जी तो महसूस ये होता है कि जो 2.5 महीने की इस वक्त बंदिश लगाई हुई है, ब्लॉकेट लगाया हुआ है खुराक की, तो वो खुराक मेडिसिन अमेरिका ने अगर ये कर लिया तो इब्राहिम अकॉर्ड का आपने देखा कि सऊदी अरब में उन्होंने कहा कि सबसे जी स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी जो है वो मेरे सामने बैठे हैं, एमबीएस की तरफ उनको उन्होंने इशारा किया जी और कहा कि मैं तवक्को करता हूं कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है ना ये बस इसमें शामिल हो जाएंगे। जी तो इस पे एक मुस्कुराहट दी, लेकिन अपने थोड़ा सा टाइम पर, तो वो टाइम यही नजर आता है कि गजा का थोड़ा सा लेकिन मामला अगर डोनाल्ड आपको ट्रंप ने आपको डॉक्टर साहब लगता है कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना मुतालबा रख दिया, अरब दुनिया खासतौर पे एमबीएस दीगर अरब ममालिक स्टैंड लेंगे फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करवाने के लिए भी, और उस सूरत में फिर वो इब्राहिम अकॉर्ड को मानने पर तस्लीम होंगे। और क्या हमारे ऊपर भी आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये फेज़ आने वाला है, हमें भी ये मुतालबा सामने आ सकता है अमेरिका की तरफ से कि इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम किया जाए, इजराइल को तस्लीम किया जाए? देखिए, ये बदलते मंजरनामे में तो मैं बड़ी आसानी से तजिया दे सकता हूँ और उसके इशारे भी दे सकता हूँ उसके जो खदोखाल के साथ। वो ये है कि अगले चंद महीनों में तकरीबन 4 से 6 मुल्क जो है इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, सऊदी अरब समेत। और उसमें अच्छा जाहिर है जब सऊदी अरब शामिल होगा तो 57 जो दीगर ममालिक हैं ओआईसी के, उसमें एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे ममालिक शामिल होना शुरू हो जाएंगे। और उसमें बस वही बात जो आपने अभी की कि गजा का मामला, उसको अगर रिलीफ मिल जाएगा, और मैं नहीं समझता कि 2 स्टेट थ्योरी की तरफ दोबारा जा सकेंगे ओस्लो अच्छा अकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन अगर गजा को रिलीफ मिल गया और गजा की कोई सेटलमेंट हो गई, क्योंकि आप इसको ये अंदाज़ा कर लें कि जो उन्होंने अहदाफ हासिल करने थे उसमें से 80% अहदाफ हासिल कर लिए हैं इसराइल ने। दुरुस्त। जो जुल्म तादी जबर सितम करना था और जो उन्होंने वहाँ बर्बादी करनी थी वो हो गई, और अब उसमें उसके बाद एक ही उनकी मंशा थी कि इसको खाली कराया जाए तमाम फ़लस्तीनियों से जो वहाँ 20-25-22 लाख हैं, और इसके लेकिन बावजूद वो इस ग्रेटर वक्त मुमकिन इजराइल नज़र नहीं आ बनाने रहा में है। नाकाम नज़र आता है इजराइल। इन तमाम तर इक़दामात और ओछे हथकंडों के बावजूद, जो गज़ा के अंदर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके बावजूद भी ग्रेटर इजराइल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। इस तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये दौरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस वक्त मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक को यकजहती के साथ फ़लस्तीन का मसला उठाना होगा और फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर
तौर पर यकीनी तौर पर उसकी हैसियत मनवानी होगी। जी हाँ, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम ने एक शदीद गर्मी की लहर उसमें दौड़ गई है और इस वक्त जो चरिंदे हैं, परिंदे हैं या इंसान हैं, सभी परेशान नजर आ रहे हैं। इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है जी। असल खबर ये है, कितना इजाफा हो सकता है। अंजुम नज़ीम ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर माहिर मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, आपको वेलकम कहेंगे। खबर यही है कि गर्मी मजीद बढ़ने जा रही है, कितना इजाफा हो सकता है इस बार? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गर्मी बढ़ने जा रही है, जैसा कि बताया गया एडवाइजरी में कि एक हवा का ज़्यादा दबाव जो है वो इस वक्त मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से आज से आने वाले 4 से 5 रोज़ तक जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से तकरीबन 4 से 7 डिग्री मुल्क के अक्सर इलाकों में रहेंगे, बशमूल मैदानी इलाके। तो इसका मतलब है 50 क्रॉस होने जा रहा है टेम्परेचर? नहीं, 50 तो क्रॉस नहीं होगा। एक्सपेक्टेड यही है कि जो सेंट्रल सिंध के अजला हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद या लाड़काना, मौज दौड़ो के इलाके जो हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 49 या 50, अभी आप कह नहीं सकते, लेकिन 49 को टच कर जाएगा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है अंजुम साहब कि बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी मुतवक्के है, तो क्या बालाई इलाकों में होने वाली बारिश असरअंदाज होगी ओवरऑल पाकिस्तान के मौसम के ऊपर? जी बिल्कुल। 18 तारीख की रात या 19 तारीख से एक कमज़ोर, मैं कहूँगा, मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें खत्ता पुटहार बशमूल इस्लामाबाद और गलियात, मरी और उससे मुलिका इलाके या अपर केपी के इलाके, कश्मीर जो है और सदरन जीबी के इलाके और नॉर्थ ईस्ट आपका पंजाब जो है इंक्लूडिंग लाहौर, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन ये बात जहन में रखी जाए कि इस बारिश के साथ आप ज़ालाबारी को रूल आउट नहीं कर सकते, उसके इम्कानात भी मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो गर्मी की शिद्दत पूरे पाकिस्तान में इस बार शदीद होने वाली है या कुछ कुछ शहरों में, इलाकों में, जैसे कि आपने बताया कि कराची के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 49 डिग्री ग्रेड को जो टच कर सकता है टेम्परेचर। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में, पूरे पंजाब में एक जैसा ही रहेगा या जनूबी पंजाब में, जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, दूसरे निस्बतन इलाकों में कम होती है? इस तरह से कुछ आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि गर्मी कहाँ पर ज़्यादा होने वाली है? जी देखिए, अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होगी वो सदर्न पंजाब के इलाकों में होगी। उसके बाद पंजाब के मैदानी इलाके जो हैं, इवन इस्लामाबाद में भी टेम्परेचर 44-45 तक पहुंच जाएगा और तकरीबन पंजाब के अक्सर इलाकों में गर्मी रहेगी। ठीक है। और ये जो इस वक्त लहर देख रहे हैं और या इस वक्त टेम्परेचर है पंजाब का या दीगर इलाकों का, ये इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाए? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें शिद्दत ज़्यादा है? देखिए जी, बात यह है कि अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर्स की, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर जो है वो पहले भी फोरकास्ट जब सीजन की गई थी तो बताया गया था कि मामूल से ज़्यादा रहेंगे। तो जब आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर एक राइजिंग ट्रेंड पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है। अच्छा अंजुम साहब, कौन से इलाके आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और कहाँ का मौसम बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है, गर्मी की शिद्दत कम होने वाली है, ताकि पेरेंट्स और बच्चे प्लान कर सकें इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए? जी देखें, आप गलियात में जा सकते हैं, मरी में जा सकते हैं, या फिर कागान नारान और उससे मुलिका इलाके, फिर स्कर्दू है, हमारा गिलगित हुंजा है, ये वो इलाके हैं जो कि इवन सवात है, आप इन इलाकों में जा सकते हैं अपनी छुट्टियों के दौरान। यहाँ पे मौसम कदरे बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर मेट। और पर मौसम गर्म और मरतूब रहने वाला है, लेकिन 20 तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि मौसम में बिल्कुल बालाई इलाकों में तो 18 के बाद भी उन्होंने कहा है कि बारिश के इम्कानात हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो सिस्टम नीचे भी आ जाए और उससे लोग फ़ायदा उठा सकें, रिलीफ उनको मिल सके। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते हैं कि दुनिया के जो ताकतवर तरीन कीड़े की अगर बात की जाए तो वो डंग बीटल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और इसमें भी ख़ास तौर पर ऑर्थोफैगस टॉरस नामी नस्ल का ये कीड़ा है। ये छोटा सा कीड़ा अपनी जिस्मानी ताकत के लिहाज से नाकाबिल यकीन हद तक
मजबूत होता है और आप इसकी एफर्ट को देख सकते हैं। जो आप कह रही थी ना ब्रेक में, चूंटी लड्डू खींच खिंचा रही है, वो चूंटी नहीं है, ये दुनिया का मजबूत तरीन कीड़ा है जो कि मिट्टी के ढेले को आगे की तरफ ये अपनी जिस्मानी वजन से 1141 गुना ज्यादा वजन खींच सकता है। अगर इंसानों को देखा जाए तो इंसानों में भी मेरे ख्याल में अब इतनी ताकत और सकत नहीं रही है कि वो खुराकें भी नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है इस कीड़े की खुराक कुछ खास है जो आप देख रहे हैं, ये जितना देसी बड़ा इस्तेमाल कर रहा है जी, ऑर्गेनिक फूड के हुजम ऊपर से लगा हुआ है। कई गुना ज्यादा बड़ा ये बॉल घसीटता हुआ लेके जा रहा है। अगर तो आपने भी इतना ताकतवर होना है तो आपको जंक फूड छोड़ना होगा, देसी खुराकों की तरफ आना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं की बात थी। प्रोग्राम अभी जारी है जनाब, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी और हंसते खेलते हुए गुजर रही होगी। नाज़रीन, हंसी जो दिल की खुशी और ज़हनी सुकून का बायस बनती है, कभी कभार जानलेवा भी साबित हो सकती है जनाब। बिल्कुल जी, साइंस ये कहती है कि हंसी के दौरान जिसमें पैदा होने वाली तब्दीलियां बाज़ औक़ात खतरनाक साबित हो सकती हैं। शदीद हंसी से दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है जो दिल के दौरे का सबब भी बन सकती है। लेकिन आपको पता है कि साइंस साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो आप पुरसुकून रहते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है, आपकी जिंदगी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा ना हंसे, नहीं बहुत ज्यादा ना हंसे। आपको पता है समटाइम हम किसी को गुदगुदी कर देते हैं, वही लाफ्टर थेरेपी है। हम देखते हैं कि उससे लोग खुद को कैथारसिस कर रहे होते हैं, अपने एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम कर रहे होते हैं। अब ये तहकीक आ गई है कि जी ज्यादा खिलखिला के हंसने से आपका ज्यादा आपने कह के नहीं लगाना है। अगर आपको हंसी में कंट्रोल नहीं रहा और आप हंसते ही चले जा रहे हैं, आपको हार्ट अटैक हो जाता है। दुरुस्त। तो वो क्या करें, उनके जज्बात अगर इतने भड़क जाएं तो वो क्या करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनकी जान। लेकिन बहरहाल एहतियात कीजिए जहां तक हो सकता है, क्योंकि शरीयान फटने का खतरा, दिमाग की शरीयान, दिल का दौरा तो पड़ ही सकता है, दिमाग की शरीयान फटने की वजह भी ये बन सकता है। ये नायाब हालत कैटाप्लेक्सी भी है, जिसमें शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल जैसे हंसी से जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है और बाज़ औक़ात बेहोशी या मौत भी वाक़े हो सकती है। तो ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में ख़ास उम्र के बाद आपको हर एक चीज़ पे एतदाल, वैसे तो शुरू से ही एतदाल पसंद होना चाहिए, लेकिन आपको पता है इससे मुझे एक वाक़या जुनैद याद आ गया। एक हस्बैंड को पता था कि उसकी बेगम को गुदगुदी बहुत होती है। अच्छा। तो उसने उसे गुदगुदी कर करके इतनी गुदगुदी की कि वो हंसते उसका हार्ट फेल हुआ और वो मर गई। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ और पता चला जी वो बहुत ज़्यादा हंसने के बायस उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। अब हस्बैंड के ऊपर बात भी नहीं आई, राज की बात सबके सामने हस्बैंड के ऊपर बात भी नहीं आई और कोई काम भी हो गया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाए। खैर, ये तो मजाक की बात ही। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो बॉडी शेमिंग के हवाले से। कुछ जो मोटे हजरात होते हैं या कुछ बीमारी भी लाक हो सकती है, कुछ को ज़्यादा खाने की आदत होती है, लेकिन बहरहाल जो भी बॉडी शेमिंग का शिकार होता है वो किस ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा होता है, ये सिर्फ वही जानता है। ना सिर्फ ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा होता है बल्कि उसका एतमाद ब्रेक हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो कहीं पर भी अपने आप को कमतर महसूस करता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, मोटापा वैसे तो एक बीमारी भी है, कहा जाता है मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो पहले तो हमें वैसे अपने आप को फिट और स्मार्ट रखना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई मोटा हो गया है और उसको बार बार बातें सुनने पड़ रही हैं लोगों से, बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका एतमाद भी लड़खड़ाने लगता है। किस तरह से वो अगर अपनी बॉडी शेमिंग से गुजरते हुए अपने एतमाद को बहाल रख सकता है या किस तरह से इससे बच सकता है? मैडम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अहम टॉपिक है आपका आज का। इसमें दो बातें हैं। पहली बात जो आपने कहा कि मोटापा एक बीमारी है। अब देखें कि अगर तो आप शुगर के मरीजों का मजाक उड़ाते हैं, अगर आप कैंसर के पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में, तो फिर तो आप जवाब दे लें कि भाई हम हर बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर ये बीमारी है तो इसे पेशेंट को पेशेंट की तरह डील करना चाहिए। दिस इज नंबर वन। नंबर तो बात की बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ अफराद की बॉडी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। देखें, हमारे यहाँ मीडिया ने, एडवर्टीजमेंट्स ने एक ब्यूटी का अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना दिया कि दुबला पतला बिल्कुल बंदा हो, उसकी पसलियां बाहर निकली हुई हो, कमर इतनी हो, शोल्डर इतने चौड़े हो, कमर ऐसी वगैरह वगैरह। अच्छा, उन्होंने तो एक खुद स्टैंडर्ड बनाया, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं तारीख में रहा कि हमेशा यही स्टैंडर्ड रहा हो। कुछ माशरों में बल्कि अफराद को ज्यादा प्यारा, बड़ा फ्लफी गोला मोला समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज करने शुरू कर दिया। कितने खुश हो रहे हैं दोनों यहाँ बैठ के कि हमारी जस्टिफिकेशन निकल रही है। नहीं, आपकी बातों पर थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे तासुर तो ये है ना कि फिल्मों में जो हीरो नजर आते हैं
या जो रैंप पे वॉक करते हुए मॉडल्स होते हैं उनको लोग आइडियलाइज करते हैं, और अगर कोई से मुताबिकत नहीं रखता तो उसको फिर बॉडी शेमिंग का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वहां पर दिखाई देने वाली मालो दौलत की चमक दमक भी अनरियलिस्टिक है, वो दुनिया में 0.1% लोगों को भी मुयसर नहीं। इसी तरीके से जो बॉडी फिगर को इन्होंने हमें आइडियलाइज कर दिया, शायद वो 1% लोगों का भी नहीं। एक तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को देखिए, आप एनर्जेटिक हैं कि नहीं, आप अपनी जिंदगी के तमाम काम आसान तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये सारा कर पा रहे हैं और एक आदमी बहुत फिट है मगर वो 4 घंटे जिम में तो गुजारता है मगर काम नहीं करता, फिर बिस्तर पे सोया पड़ा रहता है, क्योंकि वो कहते हैं वर्कआउट स्लीप, वर्कआउट स्लीप, वर्कआउट रेस्ट, उसके बाद वो प्रैक्टिकली जिंदगी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है अपने ऊपर प्राइड के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनहेंस करने के लिए। एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो आदमी अपने जहन में आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरे अंदर ये खास क्वालिटीज हैं जो दूसरे में नहीं है, तो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगर ये प्रॉब्लम है, किस तरह से मुमकिन हो सकता है? क्योंकि अगर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, मुझे अगर करना पड़े तो मैं ऑब्वियसली मेरा एतमाद ब्रेक हो जाएगा, मैं कहीं पर भी सर्वाइव करना में मुझे मुश्किलात पेश आएंगी, मैं अपनी जॉब में अपने आप को मिसफिट महसूस करूंगी, मैं किसी अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने आप को मिसफिट महसूस करूंगी, फैमिली के अंदर भी। तो अगर किसी को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है और वो अपना एतमाद भी ब्रेक ना होने दे, कॉन्फिडेंट रहे, इसके लिए जिस तरह पहला पॉइंट तो आपने कहा कि अपने अंदर की जो बाकी क्वालिटीज़ हैं उनको उन पर इन्हसार करना सीखे और उनको यूटिलाइज करे और अपने आप को माने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसका एतमाद अगर बहाल ना रहे, मैं खुद बच्चों को, अगर कोई बच्चा नज़र आ रहा है मोटा है, मैं अपने बेटे को समटाइम कहती हूँ बर्गर बनते जा रहे हो बर्गर खा खा के, तो क्या ये दुरुस्त तरीका है? क्या इस तरह से हमें पॉइंट आउट करना चाहिए? बच्चे भी ऑब्वियसली उनका भी कॉन्फिडेंट ब्रेक होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, दो चीजें हैं, मुख्तलिफ बच्चों की या मुख्तलिफ बड़ों की भी, इंसान की कह लें कि ड्राइविंग फोर्स दो तरह की है, एक पेन है और एक प्लेजर है। कुछ लोगों को जब तक थ्रेट ना डराया ना जाए वो सही रास्ते पर नहीं आते। और देख ले कुरान पाक का भी यही तरीका है, कहीं वो डराता है, कहीं वो उम्मीद दिलाता है। तो कुछ लोगों को डराया जाता है कि तुम बर्गर बन गए हो, तुम फैल गए हो, तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी। वो डराया इसलिए जाता है कि वो राह रास्त पर आ जाए और अपना ख्याल रखें। कुछ लोग डर के काम नहीं करते, दे आर नॉट पेन सीकर्स, वो टूवर्ड्स पर्सन होते हैं, वो गोल सामने रख के काम करने वाले प्लेजर सीकर्स होते हैं। तो दोनों की ड्राइविंग फोर्स को देख के फैसला करना चाहिए कि मुझे इस बच्चे से या इस बड़े से ये का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि छोटा बड़ा मर्द औरत सबको आप एक ही लाठी से हाँकते रहें। आपको उसकी पर्सनैलिटी टाइप को समझना होगा, उसके बाद उससे कम्युनिकेशन करनी होगी। बिल्कुल सही है। तो फिर सही तरीका क्या है? आप दूसरों को बॉडी शेमिंग ना करें और उनके एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपने किसी को समझाना है, पहले तो आपने कहा कि पहले उसकी समझना पड़ेगा कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है, उस तरह से उसको गाइड किया जाए। अगर एक बच्चा है घर में और बहुत ही सुस्त और काहिल होता जा रहा है और वो बर्गर्स और फास्ट फूड पसंद करता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो ओवरसाइज होती जा रही है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए और एक बड़े को किस तरह से ट्रीट किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम चीजों को सिर्फ रोक देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस वक्त, मैं हालांकि आपके सामने नहीं बैठा हुआ वरना ज्यादा मजा आता मुझे बात करने का, मैं आपके सामने बैठ के आपसे कहूं कि पीछे मुड़ के मत देखो, फौरी तौर पे आपके जहन में ये एक अर्ज पैदा होगी, पीछे मुड़ के देखूंगे पीछे क्या है। जी ठीक है ना। जिस चीज से रोका जाए उसकी तलब और बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है कि हमें पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि हमें उसका मुतबादल बताना चाहिए, बुरी चीज के मुजमेरात बताने चाहिए, उसके बेटर अल्टरनेटिव बताने चाहिए। मतलब फास्ट फूड की आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि फास्ट में स्पेलिंग गलत है, इसमें एस फालतू है। अब जरा दोबारा से स्पेल कीजिएगा फास्ट फूड को, एस निकाल के। एस निकाल के या ए निकाल के? नहीं जी मैडम, फैट फूड बन जाएगा, फैट फूड में एस फालतू। अच्छा, अब जब बच्चे को बताएंगे कि इसमें एस फालतू है, इसी तरीके से आप कहेंगे बच्चे या बड़ों को बताते हैं कि जंक फूड क्या होती है, जंक डिक्शनरी लेके आओ बेटा, देखते हैं जंक क्या होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के परसेप्शंस बदल सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं, लोगों के जहन में मौजूद है, हाइजीन के हवाले से उनके तस्वुरात बदल सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस चीज से डेफिनेटली कराहत महसूस होगी या दूरी महसूस होगी, या अगर पसंद भी है तो उन्हें बताया जाता है कि जो चीज बहुत पसंद है उसे बतौर रिवार्ड लिया जाता है, और रिवार्ड रोज नहीं मिला जाता। रिवार्ड 15 डेज में एक दफा है या वीक में, कि रिवार्ड है आपका अगर बहुत पसंद है। तो देखें, आपने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर ली, बच्चे के हिसाब से, बड़े के हिसाब से, इनाम के हवाले से, उस फूड के मुजमेरात के हवाले से। ये प्रॉपर तरीका है। ये नहीं है कि आया और आपने उसे कह दिया हाँ भी बर्गर बच्चे क्या हाल है तुम्हारा,
ये ठीक नहीं बिल्कुल है। सही अच्छा, ये तो ट्रीटमेंट हो गया लोगों का उस शख्सियत से मुतल्लिक जो कि मोटापे का शिकार है। वो शख्स जो कि इस फेज से गुजर रहा हो, दो तरह की वजूहत होती हैं। एक ज़्यादा खाने की आदत, और मेरे ख्याल में एक बड़ा किरदार उसमें उन माओं का भी होता है जो बचपन से बच्चों को ठुसवाने की आदत डाल देती हैं, शायद इस वजह से कि शायद इनकी सेहत बन रही है, लेकिन वो उनका नुकसान कर रहे होते हैं, तो वो बड़े होकर भी उसी आदत का शिकार रहते हैं। दूसरी है किसी बीमारी की वजह से। दोनों सूरतों में वो जब कोई उनको मुखातिब करता है या बॉडी शेमिंग करता है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, उन्हें किस तरह से उस पर ओवरकम करना है, बीमारी को दूर करने के लिए भी और मोटापे को दूर करने के लिए भी। वो एक ट्रॉमा का शिकार यकीनी तौर पे वो शख्स हो जाता है, तो उसे किस तरह से सामना करना है दुनिया का और उन लोगों का? देखिए, ज्यादा खाने की, मोटापे की दो वजूहत आपने बताई, ये अरसे दराज से चली आ रही हैं। इसमें एक तीसरी वजह ऐड कर लीजिए, वो है मोबाइल का इस्तेमाल। जब आप खाना खाते हुए साथ साथ मोबाइल पे बिजी रहते हैं, आपको पता नहीं, कि टीवी देखते रहते हैं, आपको ये पता नहीं आपने क्या खाया, कितना खाया, आपका जहन कहीं और लगा होता है और आप पेट में डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए कुछ ना कुछ खाना है साथ साथ। अब जब तक वो टीवी चल रहा है वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो बराहे करम टीवी और मोबाइल को खाना खाते हुए अपने से दूर रखा करें, ताकि आप सही तरीके से खा सकें। यह पहली बात, एक बहुत टिप भी इंपॉर्टेंट दे बात दूं ना बताई साथ डॉक्टर साथ साहब वजन आपने। कम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है कि जब आपके साथ बॉडी शेमिंग होती है तो आप उसे कैसे देखें। देखें, लोगों ने आपके ऊपर कचरा फेंका, आप इस कचरे को लेना कबूल करते हैं या नहीं, दिस इज योर चॉइस। आपको कहा जाए किसी भी आदमी को, मोटे बात सुन, वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहा, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो आदमी कितनी इंसल्ट फील कर रहा होगा जिसने उसे बुलाया था, कि मैं इसे बार बार बुला रहा हूँ, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हर आदमी, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। किसी का वजन कम है, किसी का कद छोटा है, किसी का कद बहुत लंबा हो गया है, किसी का वजन बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें तो अपने कंट्रोल में लाया जाए, उन्हें बेहतर किया जाए। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें एक तरफ रख के किसी और चीज में खुद को इतना बड़ा कर लिया जाए, इतना बड़ा कर लिया जाए कि लोगों की नजर आपकी कमियों पर न रहे। एक मिसाल देना चाहूंगा कायदे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की। जी। वो 5.5 फुट का कद, मुख्तसर सा वजूद और बेशुमार बीमारियां, मगर उन्होंने काम इतना बड़ा किया कि आज कोई बंदा ये नहीं कहता कि जिन्ना का जिस्म जो है बड़ा मुनहनी था, बड़ा कमजोर जिस्म था, कद ऐसा था, बॉडी ऐसी थी। कोई कभी आपने ऐसी की बात सुनी है? वजह यह है कि उनका काम उनके जिस्म से, उनकी जिस्मानी साख से बहुत ज्यादा बड़ा था। बेशक। तो अगर आपको कि ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो एक अपना एक खास एरिया ऑफ एक्सीलेंस सेलेक्ट करें और उसमें ऐसा जबरदस्त काम करें कि उस काम के अलावा, उस काम में आपके मकाम के अलावा लोगों का जहन किसी और तरफ जाए ही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, हमारी बहुत सारी लड़कियों की तलाक़ें इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि हस्बैंड या उनकी फैमिली इन लॉज उनको मोटापे के ताने दे देकर मार देते हैं। उन लड़कियों को क्या करना चाहिए? और एक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि खातून जो है वो जब शादी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, उसको बच्चों को एक प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब उस फिगर को मेनटेन नहीं रख पाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक भारी बोझ भी होता है, तो जब उनको ताने और इस तरह की गुफ्तगू सुननी पड़ती है तो उनका मोरल तो डाउन होता ही है। एक फैमिली को संभाल रही होती हैं, आज के प्रोग्राम का सबसे अच्छा सवाल है ये। आज के प्रोग्राम का सबसे अच्छा सवाल है। मैं हैरान हूं कि आपने कैसे कर दिया, पहली बात तो ये है। अच्छा, ये भी सबसे अच्छा कमेंट आपने कर दिया है डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने कहा कि वो ख्वातीन अपनी बॉडी को आफ्टर मैरिज या आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी मेंटेन नहीं कर पाती। अब सवाल ये है, यहाँ पे फिक्रे को चेंज करना पड़ेगा कि वो कर नहीं पाती या करना नहीं चाहती। अगर वो कर नहीं पाती तो मैं उनके साथ हूँ, और अगर वो करना नहीं चाहती या करती नहीं है, वो समझती हैं कि मुझे इसके सर पर मुसल्लत कर दिया गया, अब मैं जैसी भी फिगर में हूँ, जैसी भी शेप में हूँ, इस आदमी की तो मजबूरी है। आप जब मेकअप करते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप इसलिए पहनते हैं कि आप सोशली लोगों को जब अच्छे लगे, घर वालों को अच्छे लगे, दोस्त अहबाब में अच्छे लगे। इसी तरीके से आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं, इसके ऊपर काम नहीं करते, जुबान की लज्जत का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आप ऐसे विक्टिम हैं जिसने खुद अपने लिए ये वाली पोजीशन चूज की है। हाँ, अगर किसी मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है, कोई ऐसा मामला है, उसमें हम सबको, पूरी फैमिलीज को और आसपास के लोगों को भी उस खातून के साथ खड़ा होकर बताना चाहिए कि तुमने कितना जबरदस्त काम किया है। लेकिन 99%, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं क्योंकि मैं स्लिमिंग कंसल्टेंट भी हूं, 99% ये एक चॉइस होती है उनकी।
अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़वातीन की चॉइस भी होती है, ख़वातीन खुद भी अपने आप को मेंटेन नहीं रखना चाहती हैं। उसकी वजह यह भी होती है कि हम देखते हैं शादी से पहले ही लड़कियां वो एक बड़ी कोशिश करके अपना वेट कम करती हैं कि रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, लहंगा पहनना है, दुल्हन बनना है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर वो सारी चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं। उन्हें यही होता है कि बस शादी हो गई, जो एक बड़ा काम हमने सर अंजाम देना था वो दे दिया, उसके बाद वो खुद पर तवज्जो नहीं देती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ख़वातीन की बॉडी प्रेगनेंसी में या उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है। एक जो नेचुरल उनकी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स हैं वो आती हैं। डेफिनेटली वो शादी से पहले जो एक लड़की होती है वो माँ बनने के बाद वो बॉडी शेप और वो चीज़ नहीं रहती है। तो उसके ऊपर अगर उसका शौहर या उसके ससुराल वाले उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, और इस तरह की ख़वातीन को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है? देखिए मैडम, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह एज का डिक्लाइन है, अब आफ्टर 40, 42, 43 ईयर्स आपको आमतौर पर अगर पढ़ने लिखने वाले आदमी आपको ऐनक लगानी पड़ती है। जी। अच्छा, अब लोग आपको कहो चश्माटू, कोई एनकू, इस तरीके से आपको बुलाएं, तो डेफिनेटली कि वो एक नेचुरल डिक्लाइन था जो आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो गलत पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर और गलत स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से आंखें लूज कर बैठे हैं, तो वो उन्होंने खुद चूज किया था। ऐसी ख्वातीन जिनका आप बता रही हैं कि वो बॉडी में जो तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है और उसके बाद उन्हें का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें लोगों को आसपास को समझना चाहिए, मुझे और आपको मिलकर समझाना चाहिए, सोसाइटी को इस बारे में बाकायदा आगाही देनी चाहिए कि ये एक एजिंग जिस तरह प्रोसेस है, जिस तरह एक एजिंग प्रोसेस है, इसी तरीके से शादी के बाद डिफरेंट अदवार जो होते हैं उसमें से एक दौर ये भी है कि जब खातून बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती है तो उसके बाद उसकी बॉडी बेशुमार तब्दीलियों का शिकार होती है और उनमें से एक वेट गेन भी है। यहाँ तक बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए, मगर साथ ये कौन बताएगा इन्हें कि भाई अच्छे खानदान के लिए आपको इसे संभालना भी है। आप खुदारा इसमें देखें, आप दर्जनों नहीं सैकड़ों से मिल लें, आपको 1% ख्वातीन भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगी जो बाकायदा इसे मेंटेन करने की कोशिश करती है। कोशिश तो करें, फिर भी ना हो तो हम सब उनके साथ हैं। चाहिए। हमारे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने जितनी बातें कही हैं बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और वो हज़रत अली का कॉल भी है, अगर आप किसी की इस्लाह हैं तो अकेले में उसको समझाइए, ना कि मजमे में उसको बॉडी शेमिंग करें, आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं तो उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। उसको इस्लाह कीजिए और तामीरी तौर पे कीजिए, इसका वो असर भी ले। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PSL 10 के सीज़न की दोबारा से इनाकाद होने जा रहा है उसके ऊपर, और आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे अल्लाह ताला की बनाई हुई उन खूबसूरत मखलूक़ात की जिनको हम देखते हैं तो हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो बहुत अपनी खूबसूरती में भी बेमिसाल है और अपनी ताकत में भी बेमिसाल है। इसी तरह एक छोटी मछली है जिसका कहा जाता है कि वो हाथी या ट्रेन भी उसके ऊपर रख दी जाए तो उसे कुछ नहीं होता, और छोटी होने के साथ वो मजबूत भी है। स्नेल फिश इसका नाम है जी, और ये मछली दुनिया की सबसे ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाली मछली भी है, जिसको आप विजुअल्स में देख भी रहे हैं। और ये मछली मारिया ट्रेंच में रहती है जो ज़मीन का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा है और तकरीबन ये 11,000 मीटर फिट गहराई में रहती है। यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसे आप जैसे आप पर हाथी बैठा हो, 1000 हाथी बैठे हो जनाब, इतना वजन होता है। बिल्कुल, तो ये अगर बर्दाश्त कर सकती है तो फिर तो इसके ऊपर से ट्रेन भी गुजर जाए तो ये बर्दाश्त कर सकती है। अगर इस मछली के जिस्म की बात करें तो ढांचा नरम है, जेल जैसा होता है, जो कि आपको अगर ट्रेन ऊपर गुजरेगी तो कोई हड्डी तो है नहीं जो क्रैक हो जाएगी, कोई उसके अंदर पिंजर तो मौजूद नहीं है, इसलिए वो इतनी सॉफ्ट है कि वो जेली की तरह ज़मीन पर लग जाएगी और जब आप उसके ऊपर से प्रेशर उठाएंगे तो वापस फूल जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत और नायाब मछली है, अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक में से अल्लाह ताला ने जिस जगह पे इसको रखा हुआ है ये इसी एटमॉस्फेयर के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है। अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो शायद वो ज़्यादा देर वहाँ पे ज़िंदा ना रह पाए, मगर ये मछलियाँ वहाँ आराम से तैरती हैं, रहती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे लिए हवा में चलना आसान है, तो वहाँ उनके लिए दबाव में रहना बहुत ही आसान है। और ये कुदरत का एक करिश्मा भी है, शाहकार भी है और ख़ूबसूरती भी है। तो बिल्कुल जी, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी नरम मुलायम खूबसूरत जेली जैसी ये मछली है और इसकी स्किन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारी झुर्रियाँ भी पड़ी हुई हैं स्किन के ऊपर। मुझे लगता है एंटी एजिंग हो रहा है। एक बुजुर्ग थी जिसको आपने देखा अच्छा, वो एंटी एजिंग का शिकार हो गई, उम्र सीधा होने के बाद उसके ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, लेकिन उम्मीद तौर पर देखें जो यंग है वो बिल्कुल ठीक लग रही है, फ्रेश। अच्छा, आपने वो मछली भी देखी तो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके अंदर कोई बोन नज़र नहीं आ रही होती है और इतनी खूबसूरत मछलियाँ सबसे
खूबसूरत अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं और इस किस्म की तख्लीक की हैं कि हम जब किसी भी मछली को देखते हैं तो हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी मखलूक ज़मीन पर भेजी है, और ये आबी मखलूक जो हैं ये उनमें से वो खूबसूरत तरीन और ताकतवर तरीन मछली करार दी गई। तो हम है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात हो जाए कुछ PSL की। वार्नर के बाद खबर यह है कि हेल्स ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, क्योंकि खदशात थे कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर अब दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो मोमेंटम है, जो एक उसके अंदर चार्म है इवेंट का, वो उसी तरह जूं का तूं मौजूद है जनाब। बिल्कुल जी, और PSL 10 में बतौर दिफाई चैंपियन अपनी मुहिम जारी रखने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर एलेक्स हेल्स के पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है जनाब। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही है। ये एलेक्स हेल्स कहते हैं कि वो पहली टीम थी जिसके लिए मैं पाकिस्तान के लिए खेला और मदाहों की जानिब से मुझे जो सपोर्ट मिली वो नाकाबिले यकीन तो बहुत ही रही। ज़बरदस्त ये बयान है, हम उसको वेलकम करते हैं। पाक भारत जंगबंदी के बाद बोर्ड ने PSL के बकिया मैचेस जो हैं वो आपके इल्म में है 17 से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। 25 तक ये मैचेस जारी रहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सैयद मोहम्मद अवैस साबिक विकेटर से। एलेक्स के बाद हेल्स भी आ रहे हैं जी, दोबारा से इवेंट का हिस्सा होंगे, कितनी अच्छी खबर है। जो क्रिकेटर्स हैं यकीनी तौर पे वो तो इसको खुशाइंद करार देंगे ही, जो फैंस हैं उनके लिए कितनी अच्छी खबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अवैस भाई। देखें, एक अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबके ज़हन में था जो एक सिनेरियो बना हुआ था कि पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा ज़हन में सबके ये बात थी कि पता नहीं पाकिस्तान में प्लेयर्स वापस आते हैं खेलने के लिए नहीं आते। लेकिन स्टार्ट वहीं से करेंगे, जैसे उस दिन अपना एयरफोर्स ने भी कहा 6-0 से कि छठा 6 टीमें हैं और ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसने बैकआउट किया, और जिन प्लेयर्स ने बैकआउट भी किया वो प्लेयर्स हैं जो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए कहीं ना कहीं आपको पता है बिजी होंगे। वैसे किसी प्लेयर ने बैकआउट नहीं किया। बड़े नाम्स की अगर बात करूं वार्नर का, तो उनका एक बड़ा मजे का ट्वीट भी था कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं खेलने के लिए। जेम्स विंस की बात कर लें, वेंडरसन की बात करें, वो अवेलेबल है। एलेक्स हेल्स बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला है, तो नए प्लेयर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं टीम्स को। लेकिन जब PSL की बात करते हैं, रिदम की बात करूं तो ऑब्वियसली जब बीच में एक रिदम टूटता है तो आपको पता है वो टीम को झटका जरूर लगता है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड कैरी कर रहे थे। लेकिन अब तक जो खबर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट से कि एज सच कोई प्लेयर नहीं है जिसने बैकआउट तो ये किया। मोमेंटम टूटने का आपको लगता है कोई टीम फायदा उठाएगी? हमने पॉइंट टेबल पे तो देखा इस्लामाबाद ऊपर से नीचे आ गई, क्वेटा नीचे से ऊपर चली गई, तो अभी क्या लग रहा है कौन इसका फायदा उठाने की पोजीशन में है? देखिए, मुल्तान तो बेचारी फायदा ना उठा सकी, वो तो बाहर हो चुकी है। बाकी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है वो लाहौर और पेशावर का मैच होगा, क्योंकि पेशावर के पास 2 मैचेस हैं जिसमें कमबैक कर सकते हैं। लाहौर के पास सिर्फ एक मैच है जो पेशावर के खिलाफ है, और वो लाहौर और पेशावर के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है कि हारना नहीं, अगर हारते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे पोजीशन से, क्योंकि 4 टॉप टीम्स ने क्वालिफाई करना है। स्क्वाड मैंने कहा ना कि जिस तरीके से एक जेलअप स्क्वाड आपका चल रहा होता है, वो रिदम एक आपने पकड़ा होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब बीच में टूटता है तो कहीं ना कहीं वो आगे मुश्किलात आपको जरूर होती है। कॉम्बिनेशन एक बना होता है ना। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके से ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग की बात करें, मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त रही है। लेकिन इस्लामाबाद को वही था कि अगर आप हराना चाहते तो उनका जो टॉप प्लेयर बैट्समैन है साहिबजादा फरहान की आप बात करें, कि आपको जल्दी खिलाड़ियों को आउट करना पड़ेगा तो आपको प्रेशर सिचुएशन में नजर आएगी। लेकिन इस वक्त वेंडरसन भी आ चुके हैं, एलेक्स हेल्स भी आ चुके हैं, तो एक बड़ी एक फ्लाई बॉइंट किस्म की आपको साइड नजर आ रही है। आसान नहीं होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन मैंने कहा ना कि 5-6 मैचेस हैं, उसमें किस तरीके से जलप हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि स्क्वाड को किस तरीके से आप तो जलप करते आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कौन सी टीम आपको फाइनल में पहुंचती भी लग रही है? एक तो आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है और फिर दूसरा फाइनल में आप किसको देख रहे हैं? देखिए, ख्वाहिश तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स करे इस दफा मैं, क्योंकि अगर जितने भी सीजन्स देखें तो क्वेटा एक वाहिद टीम है जो कि बड़ा एक जबरदस्त मोमेंटम जरूर कैरी करती है, लेकिन उसको कैरी आगे तक क्यों नहीं कर पाती। उनका स्क्वाड बीच में से टूटता था, आपको पता है, बहुत से लड़के उनके पार्शियली अवेलेबल होते थे, कमिटमेंट्स थी, वो चले जाते, उस स्क्वाड बीच में से टूटता था। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं अवैस के, इस वक्त तब्दीलियां की जा रही हैं और कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक को एक बार फिर से एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, उन्हें हेड कोच मुकर्रर किया जा रहा है। पहले तो मेंटोर्स को साइड पे किया जाना जो कि 50-50 लाख की तनख्वाहों पर थे और जिनका हम देख रहे थे कि प्रैक्टिकली कोई काम नज़र आ नहीं रहा था, टीम को उस तरह से इन मेंटोर्स ने खड़ा नहीं कर पाए या उनकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं ला पाए। और दूसरी तरफ मिसबाह उल हक के ऊपर एक तनकीद भी होती है और उसके बाद फिर उन्हें हेड कोच मुकर्रर कर दिया जाता है। इसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, जितना सिनेरियो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर साल दो के अंदर, 2 ढाई साल के अंदर मैं कहता हूँ बना है, आपको भी पता है इस चीज़ का कि बड़ा नाम कोच नहीं आएगा पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए, आपने सबसे बड़ा नाम आपका गैरी कर्स्टन था। आपने उसको जिस तरीके से निकाला, आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी बैकएंड के अंदर, जेसन गिलेस्पी आए थे, उनको फिर आपने फारिग किया। अब माइक हेस्मिन को आप लेके आए। माइक हेस्मिन की अगर बात करें मिसबा की, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए हैं, उनका भी इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, क्वालिटी कोच है। उन्होंने लीग क्रिकेट की बात करूं, चाहे अपना लीग क्रिकेट्स की बात करें, उन्होंने बहुत तगड़ा अपना जी। करके दिया। न्यूजीलैंड के वो 6 साल कोच रहे हैं, 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खिलाया। एक अच्छा कोच है, उसको पता है, समझ है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में वो दूसरा आई गेस एडिशन है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो काम कर रहे हैं। उनको सारी बैक एंड्स का पता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से यहाँ पर एक परफॉर्मेंस होती है। मिसबा की बात करें, मिसबा भाई आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान टीम के कोच नहीं, यहाँ तक कि सिलेक्टर वाला एक बड़ा उनका पावरफुल एक पोजीशन रही है जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। एक अच्छी चीज जो मिसबा भाई के टाइम पे थी वो था फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। आपको याद हो फिटनेस पे बहुत ज्यादा वो बातें होती थी कि फिटनेस है तो आप पाकिस्तान टीम खेलोगे, वरना थैंक यू सो मच आप नहीं खेलोगे पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आता है, जब मेंटोर्स की बात आती है, चाहे मिसबा भाई भी मेंटोर ही आपके रहे हैं, आखिर मसला क्या है इनको अंडर 19 के साथ काम करते हुए? देखिए, जो एक पॉजिटिव चीज आपको बात करनी पड़ेगी, जो आज टीम्स की बात आप करते हो, चाहे वो दूसरे ममालिक की टीम्स की बात करें जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनती हैं, वो वही लड़के हैं जो अंडर 19 के ग्रूम करके आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। जी। सबसे बड़ा और एग्जांपल आप बेस इस भी। वक्त अगर आप जी। टीम की बात करें, जी जी, बात सॉरी मुकम्मल आप कर कुछ कह लीजिए। रहे थे। बात मुकम्मल कर लीजिए। सबसे बड़ी अगर आप प्लेयर्स की बात करें, खास करके देखें ना, आपके पास अंडर 19 में इस वक्त अली मौजूद है जो कि पेस स्टार की बात करूं, मास सदाकत मौजूद है। मसला क्या आता है कि जब आप हम पाकिस्तान सुपर लीग की तो आज बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान टीम में आप लेके आओगे, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन जो अंडर 19 और पाकिस्तान का जो गैप है, जहां से एक लड़का बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वो जी। इतना बड़ा है कि लड़का गायब हो जाता है। तो हमारे उसको कवर करने सीनियर्स के को लिए टाइम ये चाहिए। क्यों नहीं नज़र आ रहा अवैस भाई कि 19 अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को ग्रूम करते हुए आगे लेके जाएंगे? तो एक तो ये कि आप उनको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो फिर देरपा होंगी। आकिब जावेद को भी एक बार फिर से अहम ओहदा दिया गया, गो कि उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। टीम के अंदर परफॉर्मेंस हो या उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल हो, कहीं पे भी उनकी जो काविशें हैं उसका कोई पॉजिटिव असर नज़र नहीं आया। तो आपको लगता है कि एक बार फिर अहम ओहदा देने से कोई रिजल्ट ला पाएंगे वो? हाँ, देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट कोच भी रहे हैं, मेरे खुद भी, अगर मैं ऐसा फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट की बात करूं, ऐसा फास्ट बॉलिंग कोच की बात करूं, आकिब भाई वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है। लेकिन जब हेड कोच की बात आती है तो शायद मैं भी इख्तलाफ करता हूं कि नहीं यार, हेड कोच वाला मामला नहीं, फास्ट बॉलिंग तक मुझे समझ आती है। जब आप उनको हेड कोच लेके आ रहे थे, थोड़ा सा अगर मैं पीछे फिर चला जाऊं, सैंपल साइज की अगर बात करूं, तो लाहौर के अंदर आपको याद हो कि सिवाय 2 एडिशंस के, उससे जितने पहले एडिशंस आपने खेले, तो लाहौर आखिरी या सेकंड हाफ में आती रही, आपको याद हो सेकंड लास्ट आती रही है। जी। आई डोंट नो कि क्या किस कैलिबर से आपने उनको हेड कोच बनाया था। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिस तरीके की टीम की परफॉर्मेंसेज रही आकिब आकिब भाई के अंडर सबके सामने है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, एक आपकी जो हिस्ट्री होती है वो उठा के आप देख लें तो आपको पता लग जाता है कि यार आप ऐसा कोच, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। इससे पहले भी याद हो आपको पाकिस्तान के वो कोच रहे हैं, कोई ऐसा पॉजिटिव चीज नहीं रही थी। उन्होंने, आपको याद हो जब कोच नहीं थे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत सी बयानबाजियां भी की थी इस मामले पे कि बाबर को नहीं होना चाहिए, मैंने हारिस और शाहीन को ऐसा T20 हमने प्लेयर बना के दिया, बहुत सी चीजें मामला होते रहे हैं। अब उनको आप ऐसा डायरेक्टर लेके हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, जो कि लाहौर कलंदर के भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो उनका बना है उसमें भी वो काम करते रहे, ऐसा बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते रहे हैं। लेकिन फिर मेरी वही बात आती है, चले आप ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप लेके उनको आए हैं, बहुत से ऐसे पुराने भी नाम आते रहे आपके पास, विजन क्या है? विजन मैं इस सेंस में कहता हूँ, आपने विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मुझे पता है बहुत तगड़े लड़के पाकिस्तान टीम को दिए हैं, जरूर। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ, परफॉर्मेंस सेंटर होता है जहां से PSL है, चाहे अंडर 19 है, चाहे पाकिस्तान शाहीन है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहां से जो टॉप परफॉर्मर होता है उस लड़के को आप लेके आते हो, उसको ग्रूम करते हो सेंटर के अंदर कि वो पाकिस्तान टीम के लिए तैयार हो रहा होता है। जी। वो लड़का नजर नहीं आता ना आपको, वो चीज नजर नहीं आपको आती डोमेस्टिक क्रिकेट। मुझे आज सही कह बताएं रहे हैं कितने ऐसे लड़के हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जिन्होंने दरवाजा भी देखा होगा। अच्छा ऐसे अवैस, कोई एक और चीज़ भी है बहुत से कि लड़के। हमारी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग, जो कि हमारी एक टाइम पे स्ट्रेंथ भी थी, वो भी काफ़ी हम उसमें भी सफ़र कर रहे हैं। और अब PCB चेयरमैन की जानिब से, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, पाकिस्तानी वाइट बॉल टीम के लिए जो माइक हेसन को हेड कोच बनाने का ऐलान किया गया, उसको कितना पॉजिटिव लेंगे आप? देखिए, मैंने माइक हेसमैन की बात की है, पॉजिटिव इस सेंस में है कि उन्होंने न्यूजीलैंड को 2015 का वर्ल्ड कप खिलाया, लेकिन फिर मैं कहता हूँ 6 साल टाइम दिया था न्यूजीलैंड ने। मैं नहीं कह रहा कि इनको 6-7 साल चाहिए, लेकिन एटलीस्ट टाइम चाहिए। देखें, किसी भी कोच को आप ले आओ,
किसी भी आप मैनेजमेंट के स्टाफ को ले आओ, उसको टाइम चाहिए। आप ये कहो कि यार ऐसे आएगा तो मुझे एशिया कप जितवा देगा, नहीं। लेकिन एक आपको चीज़ है टाइम चाहिए होता अवैध है। भाई कि टाइम के साथ साथ सही चुनाव भी तो होना चाहिए। क्या बेस्ट प्लेयर्स को हम टीम का हिस्सा बना रहे हैं या वो इग्नोर किए जा रहे हैं मुसलसल, ये भी तो देखना होगा। यहाँ पे बड़ी एक अच्छी बात की, जो सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, जब एक फॉरेन कोच आता है, फॉरेन कोच हमेशा, मैंने इसलिए कहा ना कि टाइम उसको चाहिए, कि उसको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं पता होता। दुरुस्त। हमारा सबसे बड़ा ये मसला है कि हेड कोच बैठा होता है ना, उसके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। किस सेंस में कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, कायद आजम ट्रॉफी हो रही है, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, कौन सा टॉप परफॉर्मर है, एक होता है ना कि आप जी जी इन्फॉर्मेशन जी। पास करते हो उधर तक। पाकिस्तान का हेड कोच, उसको पता होता है कि यार ये लड़का इस टेयर में परफॉर्म कर रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाती, उसके पास वो चीज, उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। दुरुस्त। उसको आपने तोड़ना है। एक अच्छी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी, मुझे याद है बहुत पहले, जब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आप रेहानुल हक को लेके आए थे, आपने एक वो कम से कम एक चेन तोड़ी कि यार जरूरी नहीं कि आप एक्स क्रिकेटर हो के मैनेजमेंट में होने के लिए। वो बहुत सी चीजें अच्छी थी कि प्लेयर्स के साथ लाइजॉन उसका अच्छा था। फिर अनफॉर्चुनेटली आपने उसको उतारा, बैट्समैन को लेके यहाँ पर आए। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुझे डग आउट लगता है, मोस्ट प्रोबेबली यही इनके साथ पाकिस्तान टीम में होगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि टाइम दें। देखें, आप इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे कि ये आए और आपको अपना आके रिजल्ट्स चेंज कर दें, क्योंकि एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 8वें नंबर पर T20 पे आप मौजूद हैं। आपने अपनी बर्तरी, आपने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, तो इनके पास थोड़ा सा दुरुस्त। टाइम है कि उसको परफॉर्म करने में। मुश्किल तब आती है कोच के लिए कि आप जब टॉप प्लेयर के अंदर होते हो, तीसरी चौथी पोजीशन में होते हो, और उस पोजीशन को आपने मुस्तहिक रखना हो, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है साइकोलॉजिकल। तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ उसमें कोचिंग मुश्किल होती बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें आपने टीम को वापस अपने उठाना है। बिल्कुल तो ठीक है। आप फिर कहूंगा कि टाइम थोड़ा सा दे दो। उम्मीद करते हैं टाइम भी मिलना चाहिए, और जो सिलेक्शन के लिए, कोचिंग के लिए जिन शख्सियात को चुना गया है वो अच्छे रिजल्ट्स ला सकें। और फिर वही बात कि बेहतरीन जो स्क्वाड है उसे चुनते हुए उनके ऊपर मेहनत की जाए। जाते जाते PSL के हवाले से फाइनल में किस किस को देख रहे हैं आप? देखिए बहुत जल्दी है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा। पता कोई नहीं होता। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें, एकदम नीचे, ऊपर से नीचे आई है। लेकिन जिस तरीके से पीक पकड़ी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन एक मजे की बात ये होगी कि जो अब मैचेस होंगे बड़े कांटेदार होने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जंग होगी प्रॉपर उस पोजीशन के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन पेशावर लाहौर का सबसे तगड़ा मैच होने वाला है। वो आसान मैच नहीं होगा। जो जीतेगा वो आगे अपनी राह हमवार करेगा। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, मुझे इस दफा फील होता है कि शायद वो फाइनल्स के लिए भिड़ेंगी। तो पेशावर के लिए बाबर आजम को परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं फिर आप? देखिए बाबर के लिए कल अच्छी न्यूज़ थी लोगों के लिए कि फिट हैं, वो खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग। उन पे प्रेशर तो होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके की तवक्कुआत खाली आपकी उनकी नहीं, मुस्कुराहट तो बता रही रिजवान है तो चले कि बाकी ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए बाबर की परफॉर्मेंस से। नहीं। मैं तो कहता हूँ कि यार उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1-2 मिनट भी कैमरा लगता है, कमेंटेटर्स बात करते हैं, खाली हमारे नहीं पूरी दुनिया की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे पता है बहुत से लोग तनकीद करेंगे, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक, अगर आप आने वाले अच्छा। T20 की बात करते हैं, रिजवान और बाबर नजर नहीं आता अच्छा, पाकिस्तान वजह टीम में। क्या है? हम अगर बॉलर्स की बात करें, शाहीन है, हारिस हैं, रिजवान हैं। रिजवान ने चलो इंडिविजुअली तो परफॉर्म किया, लेकिन उनकी टीम जो है वो बाहर हो गई। इसी तरह से बाबर हैं। जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं से ज़्यादा हम उम्मीद रखे हुए हैं, उन्हीं पे तकिया किए हुए थे, वही परफॉर्म नहीं कर रहे। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? आखिर वजह क्या? किस ट्रॉमा या किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? ये चल क्या रहा है? देखिए डिप्रेशन हमने तो नहीं बनाया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था। आपको याद हो, इसको उतारो, उसको उतारो, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ। एक इंसान है, ऑब्वियसली उसके दिमाग में एक चीज आती है, पता नहीं इसने मेरे खिलाफ साजिश की थी, उसने मेरे खिलाफ साजिश की थी, जब कप्तानी वाला मामला हुआ था बीच में। फिर दूसरा मसला ये था कि जो आपकी टीम को एकदम जो डिप नीचे आप उस तरफ गए, आपको याद हो थोड़ा से पहले आप चले जाओ, आप यही टीम थी जो कि सेमीफाइनल्स भी खेली T20 वर्ल्ड कप का, फाइनल भी T20 का खेली, और सब लोग एक बात रेट करना स्टार्ट हो गए थे, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट T20 साइड है, इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। वहां से आप लोगों का डिप बहुत नीचे गया है। आप 8वें नंबर पर इस वक्त T20 में मौजूद हैं। जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, सिलेक्शन कमेटी की बात करें, जब सिलेक्शन हेड कोच आता है वो अपने एक तर्ज की नई चीज लेके आता है, फिर 3 महीने बाद पता लगता है जी कोई और नया कोच आ गया, तो ये डिस्टर्बेंस साइकोलॉजिकली प्लेयर्स को हिट करती है, परफॉर्मेंसेस पे भी दुरुस्त। हिट करती है। मैंने भी आपको कहा ना कि चाहे बाबर की बात करूं, चाहे रिजवान की, बहुत से लोग तनकीद मुझ पे भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अब जो क्रिकेट है खास करके वो चली गई है 260, 250, 230 के स्ट्राइक रेट पे बैट्समैन बैटिंग करता है। वो जरूरी नहीं होता कि तू जाके मुझे 50 करके दे T20 में। जो कप्तान बाहर बैठा है, मैनेजमेंट कहती है 16 गेंद में मुझे 30-32 भी कर दो, काफी है, तुमने डैमेज कर दिया दूसरी टीम को। अब उस तरफ क्रिकेट जा रही है, 250 चेज हो रहा है। बाबर रिजवान का आने वाले T20 वर्ल्ड कप की बात करूं तो आपको जगह मुश्किल नजर में आती है। इसमें हमें भी समझना पड़ेगा कि आप
दूसरे फेसेस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये बांग्लादेश सीरीज इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएसएल के बाद बांग्लादेश की सीरीज है जहां पर आप प्लेयर्स को डाल सकते हो, खास करके नए फेसेस को। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर नए फेसेस को आप डालते हो, थोड़ा सा टाइम आपको देना उन्हें पड़ेगा। ग्रूम आप कहो होने कि का यार, टाइम देना चाहिए और ताकि वो निखर कर सामने आ सकें। अगर प्लेयर्स को आप इसी तरह से आजमाते रहेंगे, एक मैच में खिलाया, दूसरे मैच में उसको बाहर कर दिया उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि टाइम देना चाहिए, वो चाहे कोचेज़ हैं, मेंटोर्स हैं, या फिर हमारे नए आने वाले प्लेयर्स को भी टाइम देना चाहिए। जहाँ पर बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को इतना टाइम दिया, वहाँ पर नए आने वाले प्लेयर्स को भी टाइम देना पड़ेगा। हम थैंक यू सो मच। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वैसे तो मुक्के मारने के हवाले से दुनिया में मोहम्मद अली या माइक टायसन का शायद कोई मुकाबला ना कर सकता हो, लेकिन जनाब एक ताकतवर तरीन मुक्के की बात की जाए तो मोहम्मद अली या माइक टायसन उस मखलूक के सामने कुछ भी नहीं है। जनाब किस मखलूक की बात हो रही है? अच्छा जी, ये एक श्रिम्प की बात हो रही है और ये मुक्के मारने में इसका वाकई कोई सानी नहीं है। ये समुद्री जानवर है जिसे मिंटस श्रिम्प कहा जाता है और जिसके मुक्के की ज़रब 50 मील फी घंटा रफ्तार से जाती है, जो 22 कैलिबर गोली जितनी कुव्वत रखता है जनाब, और ये मोटे शीशे को भी तोड़ सकता है। जुनेद, आप देख सकते हैं आपके सामने, यानी कि इसके करीब जाने की आप गलती ना कीजिएगा, वरना आपको अच्छी खासी ये चोट पहुंचा सकता है। और अगर आप इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बताएगा। मेंटिस श्रिम्प के बाजू की साख्त ऐसी है कि वो खुद ज़बरदस्त ज़रब से महफूज रहता है और मुक्का मारकर अपने शिकार का खोल तोड़ देता है, जैसे कि आप इस विजुअल्स के अंदर। अच्छा, अगर आपने देखा हो, जिस तरह से हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली की या फिर माइक टायसन की, तो जब वो रिंग में उतरते थे तो उनके हाथ यूँ रहते थे अपना दिफा के लिए भी, डिफेंस के लिए भी, अपने दिफा के लिए भी, और फिर दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए भी। तो ये अपना दिफा भी इन्हीं बाजुओं से, इन्हीं मुक्कों की मदद से करता है। और कलर भी बहुत खूबसूरत है। आंखें, उफ, ये आंखें तो बहुत ही खौफनाक लग रही है। उसके ऊपर जो डिजाइनिंग हुई हुई है, अल्लाह ताला की जो खूबसूरती मखलूक है वो अपना आप बताती है कि कितने उसके ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत के कितने रंग हैं। इसको देख के बेसाख्ता सुभान अल्लाह ही निकलता है। बिल्कुल जी। और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस छोटे से श्रिम्प को अपना दिफा करने की ताकत अता की है, इस पर भी बेशक सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ जिस मखलूक को बनाया है उस मखलूक को बहुत सारी सलाहियतों से भी नवाजा है। वो छोटी मखलूक है या बड़ी इंसान है या जानदार, उन सब को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।